हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम बताने वाले हैं। जो छात्र 2022 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है वे सभी छात्र इस वीडियो को पूरा देखकर सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और यहीं से सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में साइंस से पूछे जाते हैं। तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को साथ में याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर दोस्तों हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है ये तो आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। आप लोग ऐसा याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकी गई, अभिलंब की ओर झुकेगी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर ए को मतलब गोले के अंदर टिक कर देते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, कभी कभार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है 2 नंबर के लिए कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसका आंसर तो हम बता देंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। लेकिन अगर पूछ दे 2 नंबर के लिए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्यों, तो आप क्या जवाब देंगे। तो आपको 2 नंबर के लिए लिखना भी पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके बुक में है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। इसका भी तो आंसर आपको पहले से पता होगा कि लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर यानी कि 2f पर हमें रखना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए, तभी मतलब कि प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका तो मतलब कि आंसर आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे वे सभी एनसीईआरटी के प्रश्न आएंगे और एक एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देखकर प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह कौन सा हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आप तो वो याद किए होंगे कि रेटिना होगा, लेकिन ऑप्शन में तो रेटिना नहीं दिया है। तो जब ऑप्शन में रेटिना नहीं दिया है तो आप दृष्टि पटल पर टिक लगा दीजिएगा। दृष्टि पटल या रेटिना दोनों का मतलब एक ही होता है। दृष्टि पटल और इसके ब्रैकेट में दिया रहेगा रेटिना। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, रेटिना और दृष्टि पटल दोनों एक ही होता है। दोनों में से कोई दे तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि रेटिना भी ऑप्शन में रहेगा और दृष्टि पटल भी मतलब कि ऑप्शन में रहेगा, ये भी करके नहीं रहेगा। दोनों मतलब कि ऑप्शन में नहीं रहेगा लेकिन ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो ये तो सबको मालूम होगा, साइन आई बटे साइन आर होता है, जो एसनेल के नियम को भी सत्यापित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक है, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। मतलब आवर्धन का एसआई मात्रक, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक विहीन होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन, मतलब कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। मतलब कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कारण, परिवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर वर्ण विक्षेपण के कारण। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आपको याद होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है 9 नंबर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी और उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का सही मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, ये तो आपको पता होगा कि विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चले जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन में दोस्तों 11 है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है। यानी कि सिंपल में समझिए कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। सिंपल में समझिए कि विद्युत धारा जो मापने वाला यंत्र होता है उसका क्या नाम है। तो आप लोग सीधा में इसका क्या जवाब दोगे, तो अमीटर। क्या जवाब देंगे हम, एमीटर। ऑप्शन नंबर सी को देंगे जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल हम टिक लगा देंगे, तो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसका तो आंसर मतलब कि आपको देना चाहिए, क्योंकि आपको तो हर स्टूडेंट, हर छात्रों को इस क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो मतलब जो प्रतिरोध होता है वो अधिक हो जाता है और उसका जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है। तो आंसर क्या देंगे, सी देंगे। जब उसका फ्यूज कब हो जाता है, जब उसका मतलब कि जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस, वो ज़्यादा हो जाता है, और जब फ्यूज होता है तार तो उसका गलनांक कम हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन 13 नंबर कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो पीतल हो जाएगा। पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये चुंबकीय पदार्थ है, सट जाते हैं, लेकिन पीतल नहीं सटते हैं, ठीक है। पीतल चुंबक के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। और 14 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है या फिर क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे, तो आप लोग इसका आंसर देंगे सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका आंसर डी होना चाहिए, सभी बिंदुओं पर समान होता है, डी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तो ओस्टेड ने किया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन जीवमात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, कोयला। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला। आप लोग याद रखिएगा, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 से है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। इसी चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आपको मतलब कि जो डिफिनीशन होगा, परिभाषा अगर याद होगा तो उसका समीकरण भी आपको साथ में याद होगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विव विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है। तो हम इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, द्विव विस्थापन अभिक्रिया का यह उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है, तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछ दिया कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर आ गया। 19 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए। क्वेश्चन की NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है। तो आप लोग क्या देंगे इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब आप देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। यानी कि आप सिंपल में समझिए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिंपल में क्या समझेंगे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? यानी कि CaSO4 × 1/2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो आपको जवाब देना है कि किसका रासायनिक सूत्र है, संगमरमर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिप्सन। इसका हम सही जवाब क्या देंगे? इसका हम सही जवाब दे देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यह रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से दोस्तों देखिए। दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का आता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर, ठीक है। तो इसका हम सही जवाब क्या देंगे? इसका हम सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, पारा देंगे, ठीक है। पारा जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, इसमें तो कोई दुराई नहीं है, ठीक है। इसमें से दो या एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा, ठीक है। ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा। इसमें एकल बंद होता है, इसमें द्विव बंद होता है और इसमें ट्रिपल बंद होता है। ऐसे सिंपल में याद रखिएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक बंद, दो बंद, तीन बंद। तो नाइट्रोजन पूछा जा रहा है तो नाइट्रोजन में तीन बंद बनता है, तो त्रिआबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? इसका सही जवाब आप क्या देंगे? तो इसका सही जवाब आप देंगे ऑप्शन नंबर बी को, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। आंसर बी यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कुल इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? कार्बन कितना होता है? कार्बन 6 होता है, ठीक है। तो कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आपको बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? एल्कीन, तो एल्कीन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CnH2n, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्कीन का, यही रासायनिक सूत्र होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चारों का रासायनिक चारों का मतलब कि सामान्य सूत्र याद रखिएगा, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन और एल्काइन, ठीक है। चारों का सामान्य सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। चारों में से कोई दो प्रश्न, एक प्रश्न आपके बोर्ड में हर साल पूछेगा। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो इसका तो आंसर आपको पहले से पता होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सजातीय श्रेणी कहलाता है। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु दरम्यान, परमाणु संख्या या फिर परमाणु आकार के या फिर घनत्व के। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम 31 नंबर देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न की आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो उदग्र स्तंभ को हम लोग समूह कहते हैं, उदग्र यानी कि समूह यानी कि ग्रुप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अम्ल राज में सांद्रण HCl एवं सांद्रण HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो निम्नलिखित में क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3:1 होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3:1, याद रखिएगा, डी होगा आंसर, ठीक है। 3:1 होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन आपको 33 नंबर बताने वाले हैं, 33, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी, स्वपोषी, परजीवी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका तो आंसर कंफर्म, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि स्वपोषी होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? लेकिन दोस्तों यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन में सस्पिशन है स्वपोषी, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, स्वपोषी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशोषण, ठीक है। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण, ठीक है। अगला दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका हम सही जवाब क्या देंगे? इसका सही जवाब हम देंगे ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है।
तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे, जाइलम के द्वारा होता है। याद रखिएगा इसका आंसर जाइलम के द्वारा आप लोग टिक लगाइएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक लगाइएगा। ठीक है, फ्लोएम पर टिक मत लगाइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, तो तितली में। तितली में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, तो इसका हम सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी को देंगे, स्टार्च। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, NH3। NH3 एमिनो अम्ल के निर्माण से बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो लाल ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, लाल ग्रंथि, या फिर यकृत, या फिर स्वेद ग्रंथि, या फिर थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत का मतलब होता है लीवर। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। फल पकाने में प्रयुक्त कौन होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है कि सही आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर होगा सी नंबर, एथिलीन, जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। याद रखिएगा मधुमेह होता है, यहाँ पर मधु में ह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लॉ दे दिया मिस्टेक से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मधुमेह होगा। ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, तो मुकुलन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुलन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो आंसर याद रखिएगा, फैलोपियन नलिका में होती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 46 नंबर प्रश्न है कि आनुवांशिकता के पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेंडल आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। तो जीव मंडल में, तो जीव मंडल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, जीव मंडल में यानी कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। जीव मंडल यानी कि पृथ्वी पर। ठीक है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य यानी कि सन होता है। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका हम सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर बी को देंगे। ठीक है, डार्विन ने। क्या किसने लिखी, तो ऑप्शन नंबर बी, डार्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक सेट के लिए 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए। अगर ऐसे ही मतलब 2-4 और सेट देख लेते हैं तो आपको मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको साइंस का तैयारी हो जाएगा, क्योंकि साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए वो सभी NCERT के थ्रू आपके बोर्ड लेवल के लिए बताया। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा ही पर डेली वीडियो मिलते रहेगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और साथ में शेयर भी कर देना, और मन करे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना।